अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री इजीली में। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। हम मैट्रिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 9th क्लास की केमिस्ट्री को कवर करेंगे 10th को, और इसी तरह हम एफएससी फर्स्ट और सेकंड ईयर लेवल की केमिस्ट्री को कवर करेंगे, और इस तरह से हम नेक्स्ट फर्दर हाई क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। सो आज मैं अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। राइट, आपको पता है सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। राइट, सो जी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर की। राइट, अब वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वाटर की कंपोजिशन क्या, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन हुए हैं कि वाटर की फॉर्मेशन में। इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स दैट गवर्न दिस चेंजेस। देखिए, अब ये जो फॉर इंस्टेंस जैसे वाटर की मैंने आपको एग्जांपल दी, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूँ तो ये जो वाटर की फिजिकल स्टेट है, जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है वाटर रूम टेम्परेचर पर, अगर मैं टेम्परेचर को बहुत कम कर दूँ वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर को हाई कर देती हूँ तो ये वाटर बॉयल हो जाएगा। फ्रीज जब करेगा तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जब मैं इसको जब टेम्परेचर बढ़ा दूँगी और ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा तो ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। फिजिकल जो उसके अपीयरेंस थी वो चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनफैक्ट सभी चेंज होगी, ठीक है। ऐसे जी, नेक्स्ट अब आप ये देखिएगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्योंकि इसका एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो केमिस्ट्री को साइंटिस्ट ने क्या किया है, उसकी ब्रांचेज में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो हर ब्रांच में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को स्टडी करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेहतर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल. It provides clear explanation as how fundamental physical laws governing our world causing atom and molecule to show specific characteristics and in turn react to give a huge structure related to life. Physical chemistry is also used to predict the change and the rate of reaction, thus optimize the condition to carry out the reaction in industries. अच्छा, अब इसको मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ इस पैराग्राफ को, तो इसमें क्या है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंस का बिहेवियर को हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल जो हमारे सब्सटेंस है, कोई भी आप ले लें, कोई भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने आपको ऊपर पानी की दी थी, वाटर की, तो देखिए कुछ फैक्टर्स को चेंज करने से, वाटर की थी, तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स को चेंज करने से लाइक टेम्परेचर को, प्रेशर को, तो ये हमारा जो एक केमिकल सब्सटेंस है इसके बिहेवियर में क्या चेंजिंग आए, ठीक है। इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब इसकी लास्ट लाइन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री से आप इस चीज़ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, इस चीज़ को भी देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो गया, कोई दो सब्सटेंस आपस में मिले हैं, उन्होंने कोई नई प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है। तो अब इन फैक्टर्स को चेंज करने से टेम्परेचर को, प्रेशर को, और भी बहुत सारे होते हैं, तो क्या आपका जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें कोई चेंजिंग आ रही है, क्या वो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट सर्टिफिकेट हिसाब यूज़ कर सकते हो। तो इन फिजिकल फैक्टर्स को चेंज करने से या इन फिजिकल फैक्टर्स का आप इन्फ्लुएंस देखते हो उस केमिकल सब्सटेंस के बिहेवियर पर, ठीक हो गया। ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी of the synthesis, composition, properties and structure of element and compound that contain little unknown compound. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, नॉन मेटल्स आ जाती हैं, मेटलॉइड्स आ जाते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें मेजर कंपोनेंट्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इनके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर कुछ साल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उनकी सिंथेसिस, उनकी कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है NaCl, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब इसकी सिंथेसिस, ठीक है, किस तरह से बना है, क्या इसकी कंपोजिशन है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें लाइक स्ट्रक्चर में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं, किस तरह का बॉन्ड है इनके दरमियान में, ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो ये सब कुछ है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अदर देन इज सिंपल सॉल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें लाइन लिखी है कि अदर देन
अदर देन किसके कार्बोनेट से होनी चाहिए। कार्बोनेट्स का मैं अगर सिंपल एक फार्मूला लिख दूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन तो है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये आपने एक चीज़ कंसिडर करनी है, हर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या आप उसको उसकी स्टडी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये चीज़ कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन हाइड्रोजन उनके डेरिवेटिव हैं, ठीक है, उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अगेन उनकी सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो रीडिंग आप भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो, ठीक है। हम आपको पता है बेसिक क्लासेज में आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, कुछ लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमने बेसिकली ये देखना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कि केमिकल्स का क्या इफेक्ट होता है इन कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। लिविंग में क्या आ जाएंगे, आपके इकोसिस्टम सारा आ जाएगा, प्लांट्स है उसमें। लिविंग कंपोनेंट्स में कौन से आ जाएंगे, प्लांट्स हैं, एनिमल है, सब कुछ, ठीक है। नॉन लिविंग में आपके सॉइल है, एयर है, वाटर है, ठीक हो गया, सब चीज़ आ जाएंगी नॉन लिविंग में। अब आप ये देखिए फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्री से कोई स्मोक निकलता है, ठीक हो गया, तो वो स्मोक जब एयर के साथ मिक्स होगा तो वो क्या काज करेगा, एयर पोल्यूशन काज करेगा। अब उस चीज़ को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड है जो कि एयर पोल्यूशन का काज बनता है, ठीक है। और या फिर ऑफकोर्स जब हमें किसी भी चीज़ की रीज़न पता चलते हैं देन ही हम उसको ओवरकम भी कर पाते हैं ना। तो डिफरेंट केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स का इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी करना, ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एनालिटिकल दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एक फॉर इंस्टेंस सब्सटेंस है, किसी की भी बात कर लें, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक हो गया, CCl3। अब मुझे क्या करना है, मुझे सब्सटेंस को एनालाइज करना है, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना हुआ, ठीक है। कंपोजिशन का मुझे पता चल गया, लाइक आइडेंटिफिकेशन तो मैंने कर ली कि चले ये इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, कार्बन से बना हुआ क्लोरीन, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इन इन दोनों एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, लाइक कार्बन इसके अंदर कितनी है और क्लोरीन कितनी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहले मैंने चेक की। आइडेंटिफिकेशन जब हम चेक देख लेते हैं तो हमसे कहते हैं कि चलो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, पता चल गया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जब हम कंसंट्रेशन को भी चेक करते हैं देन हम देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली हम कंसंट्रेशन को देखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। कोई भी सब्सटेंस है उसको अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन, उस क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना, ठीक है। देखिएगा दोबारा यहाँ पे, इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मटेरियल थिंग। किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उन सभी का एनालिसिस करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट तरह की सेपरेशन टेक्निक्स अब तो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें एक क्रोमेटोग्राफी है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक है। उसके अलावा ठीक है क्रोमेटोग्राफी। तो इसके ज़रिए आप इवन बहुत ही, अगर कोई एलिमेंट बहुत ट्रेस अमाउंट में मौजूद है तो उसकी भी आप एनालिसिस करके आप बता सकते हो कि ये एलिमेंट जो कितने परसेंट, अगर चाहे वो बहुत ही कम भी हो तो भी पता चल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अभी देखिए बायोकेमिस्ट्री में क्या है, बेसिकली दो ब्रांचेस को, बेसिकली दो साइंसेस मिलकर मर्ज करते हैं, बायो को और केमिस्ट्री को। बायो में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ और बायो होता है केमिकल्स। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिकल्स की स्टडी करते हैं। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, डाइजेशन के प्रोसेस। आप खाना खाते हो, ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हो फॉर इंस्टेंस। वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जब डाइजेस्ट होंगे तो वो कार्ब जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट में ऑफकोर्स वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसमें, ठीक है, उस मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। मोनोसेक्राइड आगे ग्लूकोज, ठीक है। अब वो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी को क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया, ठीक है। तो अभी देखिए एक पूरा प्रोसेस था, ठीक है, डाइजेशन का। हमने कार्ब्स का इंटेक किया, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, ठीक हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी। तो किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म हो रहा है डाइजेशन का, इस तरह से आप ब्रीदिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये केमिकल, अब देखिए ग्लूकोज क्या है, एक तरह से केमिकल है ना, और वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह से भी यूज़फुल है, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंट तरह के जो केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, और वो भी किस उनके जो लाइक एक तो केमिकल प्रोसेस को आप स्टडी करते हो, ठीक है, और फिर आप ये देखते हो कि वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आगे वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में आपको पता है, आपने नीचे लेवल पर पढ़ा होगा, एटम का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाय एसिड बॉन्ड पर होते हैं शेल पर।
लिक्विड ऐसे लिखेंगे। अब इनके अलावा फंडामेंटल पार्टिकल, इन 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। समटाइम क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं, तो एटम जो है वो अनस्टेबल फील कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। 2 तरह के न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और एक लार्जर कंपाउंड में मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक हो गया। फिशन में क्या होता है, एक लार्ज कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ये लार्जर टू स्मॉलर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और यहाँ पे क्या होते हैं फिशन में, सॉरी मैंने शायद सही नहीं लिखा, फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल मर्ज होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। फिशन में क्या होगा कि एक लार्ज मॉलिक्यूल, उसकी ब्रेक डाउन होगी, कुछ एनर्जी भी यूटिलाइज होगी यहाँ पे, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक है, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। अब अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, किससे मिलकर बना हुआ है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अमाइनो एसिड इसका प्रोटीन का क्या है, मोनोमर है। अमाइनो एसिड मोनोमर है, बिल्डिंग ब्लॉक है मोनोमर, और प्रोटीन क्या है, ये पॉलीमर है। अब छोटे छोटे अमाइनो एसिड के यूनिट जो हैं पॉलीमर मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखा सकूँ कि किस तरह से पॉलीमर बनते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला के सामने यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से ये आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन का बिगर यूनिट जो है वो बना देते हैं, ठीक है। यहाँ ये अमाइनो एसिड का जो है वो जनरल फार्मूला है। इस तरह एक अमाइनो एसिड ये होगी और एक अगेन मैं दोबारा मुझे लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये OH, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं, वाटर रिलीज होते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में, और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है किस तरह से अब बनेंगे, किस तरह से मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये आपस में कैसे जुड़ती हैं। और ये कोई 2 यूनिट्स नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं, दैनिक प्रोटीन का पॉलीमर जो है वो बनते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक हो गया। तो अब देखें ये ऐसे करके कार्बन का डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे। अच्छा, ये R ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। कोई भी इसकी जगह फॉर्मूला आ सकता है जिसकी वजह से टाइप चेंज हो जाती है अमाइनो एसिड की, ठीक हो गया। ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, मैंने R लिख दिया, R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। सो अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है वो आपको रिमूव करना होगा, ये इस तरह से होता है, ये ठीक हो गया। यहाँ पे कोई आके अमाइनो एसिड का यूनिट लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, उसी तरह एक लंबी सी चेन बनते हैं प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। तो ये एक मैंने आपको जनरल थोड़ा सा बता दी किस तरह से पॉलीमर बनते हैं। वापस चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। अब आई थिंक मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस हो, ठीक है, क्योंकि अगर हेडिंग के सामने ही लिखा जाए ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा रिमूव करना होगा यहाँ से और हम स्टार्ट करते हैं। जियो केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अर्थ की केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। कि अर्थ की केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, और केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अब अर्थ के ऊपर क्या है, रॉक्स है, ठीक है, और क्या है, सॉइल है, वाटर है, और क्या चीज़ें, और कुछ एलिमेंट्स अगर हम मेजर मेजर देखें, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है। तो ये एलिमेंट किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से मिक्स होते हैं, और क्या चेंज अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या चेंजिंग आती है, किस तरह से सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं बेसिकली जियोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है। जियोथर्मल हीट पंप यूज अ पंप टू ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग टू हीट दैम एंड इन समर टू कूल देम। बेसिकली जियोथर्मल हीट पंप क्या होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ का फंक्शन, तो ये टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये वर्क कैसे करते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि पाइप्स का एक पूरा सिस्टम होता है, एक बहुत सारा पाइप जो है वो ज़मीन के अंदर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इन पाइप्स में कोई स्पेशल फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, वो वाटर भी हो सकता है या फिर कोई एंटी फ्रीज वाली फ्लूइड इस्तेमाल, ठीक है, जो कि फ्रीज ना होता इसीलिए या ना ही होता। तो इन पाइप्स के अंदर इस फ्लूइड को डाल दिया जाता है, जो कि इन पाइप्स में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अब ये फ्लूइड क्या करता है, अगर फॉर इंस्टेंस हम समर की बात करें तो समर में ये पाइप जो है वो क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर जो है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो है वाटर या फिर कोई भी एंटी फ्रीज कोई भी आपने सब्सटेंस अंदर डाला हुआ है, फ्लूइड डाला हुआ है, तो ये ज़मीन की जो भी गर्मी है, जो ज़मीन पर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है टेम्परेचर की, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक हो गया, और कुछ ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देंगे।
बेसिकली ये पंप जो है वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है, और एनर्जी को यूज़ करते हुए ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की है। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन ड्रग विद द बेनिफिशियल विच आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। अब आपने देखा होगा कोई भी मेडिसिन देख लें, उसमें क्या होता है, कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक हो गया, जो कि उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ज़रूरी होता है, जो डिजीज़ के साथ फाइट करता है। लेकिन इस इंग्रेडिएंट की जो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो इस इंग्रेडिएंट के साथ आपको कुछ बाइंडिंग एजेंट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक होगा, मतलब आप डायरेक्ट इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को नहीं ले सकते, या फिर उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम रिक्वायर्ड होती है बॉडी में कि अगर हम लेंगे भी तो मे बी वो कुछ ना कुछ जाएगा, हाथों को लग जाएगा, फिर मे बी मतलब प्रॉपर जो डोज चाहिए होती है वो बॉडी को नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट क्या करते हैं, जब वो उसको डिज़ाइन करें, किसी स्पेसिफिक ड्रग को डिज़ाइन करें, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा कुछ बाइंडिंग एजेंट्स भी डाल देगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। वो इस तरह से कोई भी ड्रग, कोई भी टैबलेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो उस फार्मूला को डिज़ाइन करना, सिंथेसाइज करना, ठीक है, कि वो स्पेसिफिक ड्रग जो है स्पेसिफिक डिजीज़ को फाइट भी कर सके, ठीक हो गया, और बॉडी जो है वो रिकवर हो सके, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। लास्ट है हमारे पास एस्ट्रो केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन क्यूरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। अब बेसिकली क्या है, हमने जैसे पढ़ा जियो केमिस्ट्री में कि अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंट्स मौजूद है, अर्थ के ऊपर जो कुछ भी मौजूद है, हम उसे जियो केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रो केमिस्ट्री स्पेस में, अब आपको पता है स्पेस में तो डिफरेंट तरह की गैसेज मौजूद है, स्पेस में तो बहुत ज़्यादा गैस पार्टिकल मौजूद है, रॉक्स, इवन जो आपकी छोटे छोटे जो मेटेरॉइड्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडी, तो वो बेसिकली क्या है, वो रॉकी सरफेस है। अब ये गैसेज अगर आपस में रिएक्ट करें तो इन चीज़ों की स्टडी करना, इसको हम किस में देखते हैं, एस्ट्रो केमिस्ट्री में देखते हैं। स्पेस में जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके दरमियान में जो मौजूद मैटर है, जो डिफरेंट तरह की गैसेज हैं, वो कैसे रिएक्ट करती हैं और क्या फॉर्मेशन होती है, कौन सी नई चीज़ बनती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में, राइट। यहाँ पर हमारी ब्रांचेस का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ मैटर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको देखिए, अ यूनिट मिशन हैज रिसेंटली ब्रॉट सैंपल फ्रॉम द मून, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वर देन कैरिड आउट ऑन इट, पॉइंट टू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू वो कह रहे हैं कि यूनिट मिशन जो है वो मून से कुछ सैंपल्स लेके आया, ठीक हो गया। अब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। अब आपने ये बताना है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया, ठीक है। आपने बताना है कि अगर फॉर इंस्टेंस जैसे पहला है डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन। अब कंपोजिशन आपकी चीज़ केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि कंपोजिशन से रिलेटेड, ठीक हो गया। हम अच्छा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर डिटरमाइनिंग इस कंपोजिशन, कोई भी एक ऐसा सैंपल लेके आए और आपसे बोला जाता है कि आप इसकी कंपोजिशन डिटरमाइन करें, तो कंपोजिशन किस चीज़ में डिटरमाइन की जा सकती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल दी थी शायद। तो आगे चले फॉर इंस्टेंस इस कंपाउंड को कंसीडर कर लेते हैं कि पहले तो आप इसका आइडेंटिफिकेशन करें कि ये बना किस चीज़ से होगा, कार्बन और क्लोरीन से, ठीक हो गया। कार्बन इसमें कितनी है और क्लोरीन इसमें कितनी है, तो एक कंपोजिशन को डिटरमाइन करना एनालिटिकल केमिस्ट्री से डील करती है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लिखेंगे। अब इसका फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड की ही एग्जांपल लेके चलते हैं कार्बन। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ये अगर चेक करनी हो, लाइक कोई फैक्टर चेंज करके मुझे देखना हो कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ रहा है, तो वो से कहाँ पे हम स्टडी करते हैं, इस कंपाउंड के बिहेवियर को, फिजिकल बिहेवियर को किस में स्टडी किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों के चेंज करने से, इन पैरामीटर्स के चेंज करने से जो बिहेवियर में चेंजिंग आएगी, जो अपीयरेंस में चेंजिंग आएगी, वो फिजिकल केमिस्ट्री में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक्सपेरिमेंट देखें, कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजली इनऑर्गेनिक एजेंट। कोई भी उनका सैंपल था फॉर इंस्टेंस, ठीक है, सैंपल के अंदर आपने इनऑर्गेनिक एजेंट डाल दिया, कोई भी आपने फॉर इंस्टेंस एसिड डाल दी। अब आप ये देखना चाहते हैं कि क्या उस एसिड ने सैंपल के साथ किस तरह सिलेक्शन किया, कोई गैस इवॉल्व हुई है क्या, उसमें रिजल्ट आपने उसमें क्या देखा। तो ये बेसिकली क्या होगा, इनऑर्गेनिक एजेंट्स को हम किसमें स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक था, ठीक है। हमने केमिस्ट्री का इंट्रो पढ़ा, हमने 11 ब्रांचेस उसकी पढ़ी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। रीडिंग आप कर लें, जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। कल की क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर से, ठीक है। और इस इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पर लेक्चर्स बना कर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द जो है हम इस 9th क्लास की केमिस्ट्री को कब कंप्लीट करें। तो तब के लिए चलें, कल तक की क्लास अब मिलेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उन क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करूँगी। और कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर से। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।